नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करने के बाद जो करीब 103 मिनट का भाषण दिया है, उसमें अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो इस समय ग्लोबली स्थितियां परिस्थितियां हैं, भारत के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं या पेश की जा रही हैं, उन पर भी बोला है। अमेरिका को भी इनडायरेक्ट वे में बहुत खरी खरी सुनाई है। अगर अमेरिका में बैठे हुए लोगों ने वो भाषण सुना होगा और यहाँ जो उनका दूतावास है नई दिल्ली में, उन्होंने नोट करके वॉशिंगटन भेजा होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंडिकेशन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उनको दे दिए हैं। और सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो ये कि जिन जिन क्षेत्रों में ट्रेड डील के नाम पर अमेरिका घुसपैठ करना चाहता है और हमारी अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य जमाना चाहता है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं दीवार बनकर के खड़ा हुआ हूं अपने किसानों, अपने मछुआरों और जो दूसरा डेयरी का क्षेत्र है उसके और अमेरिका के बीच में। दूसरे, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि क्या हम अपना सोशल मीडिया नेटवर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं? और जब वो सोशल मीडिया नेटवर्क की बात करते हैं, तब वो फेसबुक से लेकर के ट्विटर या एक्स कह लीजिए या यूट्यूब कह लीजिए या दूसरे मीडिया मंच कह लीजिए, उनका कहना है कि हमारे पास इतना जबरदस्त टैलेंट है और इतने लोग हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं वो अरबों का कारोबार, अरबों डॉलर का कारोबार केवल भारत से करती हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है और अब सोशल मीडिया मंचों पर इतने लोग आ गए हैं, और जो नहीं भी आए हैं वो सोशल मीडिया मंचों के ऊपर सूचना की जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर के, और जो मनोरंजन की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, भूख होती है, उसको लेकर के इन सोशल मीडिया मंचों पर निर्भर हैं। ये बहुत बड़ा संकेत दिया है। और अगर ऐसा कर पाने में भारत अगले 5 साल में, 10 साल में कामयाब हो जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका को, अमेरिकी टेक कंपनियों को कितना बड़ा चपत लगने वाला है। दूसरे, उन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है फिर से। और कल रणधीर जायसवाल जो हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया था, ये जो घृणित बयान आ रहे हैं, ये जो भड़काऊ बयान आ रहे हैं, ये तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा सबक हम फिर से सिखाने को तैयार हैं। आज लाल किले की प्राचीर से लगभग प्रधानमंत्री ने भी इसी भाषा में जवाब दे दिया है। और लगे हाथ उन्होंने नेहरू पर और कांग्रेस पर भी ये कहते हुए प्रहार किया है कि एक तरफा सिंधु समझौता पाकिस्तान के सामने एक तरीके से सरेंडर था, जिसमें 80% पानी उनको दे दिया गया था। दुश्मन के खेतों की सिंचाई का बंदोबस्त नेहरू करके गए थे और हमारे किसान जो हैं वो बर्बाद हो रहे थे, हमारी खेती बर्बाद हो रही थी। उन्होंने कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे, ये स्पष्ट है। तीसरी अहम बात, उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है और ये साजिशन की जा रही है। उन्होंने घुसपैठियों की और पॉलिटिकल पार्टियों की जो जमात है पूरी, उनके नेक्सस की ओर संकेत दिया है और उन्होंने कहा है कि हम ये होने नहीं देंगे। बहुत बड़ा एक मिशन जो है वो शुरू कर रहे हैं इनके खिलाफ और इसे हम दुरुस्त करेंगे। चौथी अहम बात उन्होंने ये कही है कि दिवाली पर देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर रिबेट दी जाएंगी, राहतें दी जाएंगी, यानी जो चीजें आप खरीदते हैं मार्केट से वो और सस्ती हो जाएंगी। और ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में
एक्चुअल में अमेरिकन और दूसरी तमाम जितनी कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। नंबर 5, उन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार के और रास्ते खोलने के लिए भी एक योजना का ऐलान कर दिया है। इन 5 बिंदुओं पर ही बात करेंगे। भाषण तो उनका 103 मिनट का था, लेकिन मोटे तौर पर जो उन्होंने संदेश और संकेत दिए हैं और जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने, अपने पैरों पर खड़े होने, यहाँ तक कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाने के संकेत दे दिए हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के 10 प्लांट अब भारत में हो जाएंगे। 4 ऑलरेडी थे और 6 को अभी नई मंजूरी कैबिनेट की मिली है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी। तो धीरेन्द्र पुंडीर जी को जोड़ करके हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, एक तरीके से तो लाल किले की प्राचीर पर भले ही उन्होंने ट्रंप का नाम न लिया हो या उनके बिगड़ैल वित्त मंत्री बेसेंट का नाम न लिया हो, जो धमकियां दे रहे हैं अभी भी भारत को कि अगर ये वार्ता विफल होती है अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच में, तो हम भारत पर और पता नहीं क्या थोप देंगे। और शायद ये लोग बड़ी भारी गलतफहमी के शिकार हैं कि ये भारत जो है उनकी घुड़कियों में आ जाएगा। तो उनको भी, ट्रंप को भी, ट्रंप के सलाहकार को भी एक तरीके से उन्होंने बहुत सीधा सीधा जवाब दिया है और ये भी संकेत दे दिए हैं कि भारत ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है, बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। यहां तक प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं, जब हम रॉकेट बना सकते हैं, मिसाइल्स बना सकते हैं, तमाम चीजें बना सकते हैं, तो जेट का इंजन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ये तो एक अलग ही तरह का उनका संकल्प था और भाषण था। नमस्कार ओंकार सर। जो भी आज हम लोग देख रहे थे, जिस भाषण को हम लोग देख रहे थे, वो भाषण आज हम ही लोग नहीं देख रहे थे, उसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों में रणनीतिकार कम से कम तमाम देशों के इसलिए देख रहे थे क्योंकि ब्रिक्स का मसला है, एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना है। और ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंजिंग के समय जब पूरी दुनिया में ट्रंप को लेकर कंफ्यूजन है, बहुत ही कैओटिक कंडीशंस हैं, क्योंकि वो एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि पूरी दुनिया में उनके उपनिवेश हैं और वो सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर है। लिहाजा भारत के साथ जिस तरह की इस समय सिचुएशन है कि हमको ये मालूम नहीं सिर्फ 6 दौर में वो बातचीत करने उनकी टीम आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है। अगर हम इस समय देखें तो प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हैं, तो आज तक हिंदुस्तान में जब से आजादी का इतिहास 78वां ये हमारा 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तब तक हर राष्ट्र में ये उम्मीद होती है कि उसके प्रधानमंत्री जब लाल किले से मैसेज देते हैं तो वो फ्यूचर की पॉलिसी, देश के सामने आने वाली चुनौतियां और एक लंबा प्लान क्या हो सकता है देश का, उस पर भी बात कर सकते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत किया तो उस समय हमको लगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, और शुरुआती अगर आप भाषण का हिस्सा देखेंगे तो लग रहा था रिटॉरिक। धीरे धीरे उन्होंने जब आना शुरू किया तो उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को और उस व्यवस्था को चुनौती दी, भारत के लोगों को आह्वान किया, उन लोगों को जिनको आके ये जिम्मेदारियां संभालनी है। और ये सीधे तौर पर जब उन्होंने कहा तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सवाल था कि वो चिप, जो सेमीकंडक्टर चिप जिनके सहारे अमेरिका ने चाइना को, अभी आपने देखा होगा एनवीमीडिया की चिप को लेकर किस तरह से चाइना को उन्होंने घुटनों पे ला दिया था। सबसे पहले वो बात होती है, उसके बाद फिर आप ऊर्जा जरूरतों पर बात करते हैं, और सबसे सीधा अगर लक्ष्य देखना हो तो जेट इंजन की बातचीत हमारी अमेरिका के साथ लगभग फाइनल है। अगर हम लोग तेजस और एमएमसी जो अपना मल्टी रोल जो फाइटर जेट अपना लाना चाहते हैं, उसमें अभी तक जीई के ही जो इंजन है, मतलब जो इंजन की बातचीत थी वो अमेरिकन उसके साथ इंजन की बातचीत थी। तो ये व्यवस्था लंबी चलनी थी और भारत उस पर तैयार था। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका को शायद जिस तरह से ये लगा है कि वो अब भारत की बाह मरोड़ सकता था और भारत ने उसको इनकार कर दिया, उसके बाद शायद ये मोदी भी जो लंबे समय से, हो सकता है कि कई बार क्या होता है, उन्होंने उसको भाषण में जिक्र भी किया है कि जब हम दूसरों पे निर्भर होते हैं ना, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारियां
उनसे लापरवाह हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के जागने के अंदाज में ये दिया गया भाषण है, और ट्रंप और साथ में ब्रिक्स के तमाम देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है बार बार लूला ये कह रहे हैं कि भारत जो है ब्रिक डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें करेगा। हालांकि बहुत संयत प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई थी कि हम डी डॉलराइजेशन में नहीं शामिल हैं, लेकिन हम अपने आत्मनिर्भर होने में शामिल हैं। तो इसीलिए जो भाषण का हिस्सा है जिसमें वो, और सबसे लास्ट में, शुरू में और लास्ट में जब वो ये कहते हैं कि मैं दीवार की तरह बन के अपने लोगों के बीच में खड़ा हूं, तो मुझे लगता है ये सीधे तौर पर बिना किसी कंफ्यूजन के अमेरिका को दिया गया सीधा जवाब है कि आप सिर्फ कुछ एक प्रेसिडेंट के सहारे अगर ये करना चाहते हैं, जो अपनी विम्स एंड फैंसीज में अभी भारत का पिछले एक दशक से बनता हुआ रिश्ता अगर खराब करना चाहता है, तो हम अगले कई दशकों के लिए अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप और उनकी टीम ने ये जरूर नोट किया हुआ। कल मार्क रूबेन उनके फाइनेंस सेक्रेटरी का ये बयान था, ये और धमकी भरा था, क्योंकि आपके जो दो देशों के साथ रिश्ते हैं उसमें आप हमको धमकी देना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से भी बहुत ही घटिया लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल अमेरिका अब करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद से भाषाओं की सीमाएं वहां शायद अब कोई मायने नहीं रख रही। पहले वो अंदरूनी राजनीति में था और अब वो बाहर के देशों के साथ भी, लेकिन वो ये भूल गए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस देश में, अमेरिका के देश में 1% आबादी वहां के 6% टैक्सेस में ताकत देती है और 16% चैरिटी में देती है। उनकी टॉप फॉर्च्यून फॉर्ब्स की कंपनियों में वो सीईओ बैठे हैं, उनके खुद के मंत्रिमंडल में उनके सबके ताकतवर वो। तो इसीलिए उनको शायद ये गलतफहमी वो गलतियों का नतीजा है, और मोदी की तरफ से जो एक मुझे लगता है कि आयरन हैंड विद इन द वेलवेट ग्लव्स है, वो जवाब आज दिया गया है और वो एक अच्छा जवाब था। और धीरेन्द्र जी, अगर हम बात करें पाकिस्तान की गुस्ताखियों की, तो जब से बंटवारा हुआ है ये एक देश के रूप में, और मुझे देश के रूप में या राष्ट्र के रूप में उसको बताते हुए या कहते हुए भी हिचक होती है, क्योंकि राष्ट्र के रूप में इवॉल्व होने के लिए कुछ तय मानदंड हैं, मापदंड हैं, उन पर यह देश कभी खरा उतरा नहीं है और एक देश के रूप में उसने कभी बिहेव किया भी नहीं है। पड़ोसियों के साथ भी गद्दारी की है, पड़ोसियों के यहाँ भी खून बहाने की कोशिश की है, उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश की है, उनके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें की है, और अंदरूनी तौर पर भी पश्तून अलग, बलूच अलग, सिंधी अलग, पीओके का जो कब्जा किया हुआ इलाका है या बाल्टिस्तान गिलगिट है उसके लोगों का बिहेव अलग, और जो पंजाबी है मिलिट्री में भी और सुरक्षा बलों में भी उनका बिहेव बाकी सबके साथ बहुत ही घृणित और प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाला है। तो पाकिस्तान की जो साजिशें हैं उस पर भी प्रधानमंत्री बोले हैं और ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो एक अन्यायपूर्ण संधि नेहरू ने की थी 1960 में, सिंधु जल समझौता, अब वो रिवाइव नहीं होने वाली है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो लोग हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले दिनों आसिम मुनीर ने अमेरिकी स्वेल से कहा कि हम उस बांध को ही उड़ा देंगे। मतलब इतने जाहिल लोग हैं, एक बांध अगर पानी से भरा हुआ है उसको अगर आप उड़ाएंगे तो कौन डूबेगा उसको ये भी पता नहीं है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको भी सचेत कर दिया है कि जरा सा भी कुछ किया तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है अभी। देखिए, पाकिस्तान को तो मुझे लगता है कि पीएम ने आज वहां नाम लिया है, ये भी पाकिस्तान के लिए फक्र की बात होगी, क्योंकि उन जैसे मूर्खों का एक इकट्ठा करके सबको एक जमीन पे आपने रख दिया। जैसे ओवैसी ने एक बहुत अच्छा मुझे लगता है बयान दिया था पाकिस्तान को लेकर कि अगर अच्छा हुआ वो लोग चले गए, नहीं तो मूर्खों की तादाद यही रह जाती। तो उनकी तरह से अगर मैं देखता हूं कि कोई शख्स जिसको ये मालूम है कि पानी का प्रवाह रोका जा रहा है, किस लिए? क्योंकि उनके यहाँ आता है पानी, ढलान उनकी तरफ है, पानी उनकी तरफ है, अगर वो उस पर मिसाइल मारेंगे तो उन सारे इलाकों में क्या हाल होगा। वैसे ही वो हमेशा हम पे आरोप लगाता रहा है कि बाढ़ आ गई, उन्होंने पानी छोड़ दिया, और अभी हम उनके साथ
कोई डाटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल टाइमिंग डाटा शेयरिंग होती है, तमाम चीजें हमने बंद कर दी। अभी हमारे डैम के बनने का समय है और प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से बयान देना ये बताता है, मैं ये सोच रहा था, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भारत के पास अपनी नदियों के पानी का इस्तेमाल करने का नहीं है, क्योंकि जब पंडित नेहरू ये समझौता कर रहे थे तो उन्होंने ये सोच ही लिया था कि इस देश को इन नदियों के पानी की जरूरत ही नहीं है, ये नदियां इस देश के हिस्से में बह रही हैं, यही शायद उनके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आप ये गौर करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना वो अगले 10 सालों में होना है, 15 सालों में होना है, 20 सालों में होना है, लेकिन लगता था कि जैसे एक मुद्दा गर्म होता है तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही समय खत्म होता है लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब डिसिल्टिंग की गई थी, बहुत सालों बाद ये डिसिल्टिंग की गई, जो हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उन पानियों के उसको लेके आए, उन नहरों की सफाई की गई जहां से ये पानी जा सकता था, जो एक तरीका था। लेकिन आज का भाषण ये बताता है कि भारत बहुत जल्दी इन नदियों पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक वॉर फ्रंट पर शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो इशारा है अगर हम ये समझे, क्योंकि वो ये है कि हम भूले नहीं हैं, हमने न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया है, आतंक और आतंकियों को पालने पोसने वालों को अब हम अलग नहीं मानते हैं, और जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है वो कहीं और अब हवा में उड़ गया, क्योंकि ये वैसे भी मुझे याद है जब ये पहली बार अटैक किया गया था, जब उस पर अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उस वक्त सुबह के 4:30-5 बजे जब आई थी खबर, तो मैं उस समय लगातार लाइव पर था, तो मेरा पहला रिएक्शन सी ये था उस वक्त भी कि अगर किसी दुश्मन देश के एयर स्पेस में हम 22 मिनट रुकते हैं, अगर हमारे प्लेन, फाइटर प्लेन 22 मिनट रुकते हैं, तो उसकी न्यूक्लियर जो पावर की धमकी वो हवा में उड़ चुकी, वो 22,000 गुना तेजी से वो धमकी उड़ चुकी, क्योंकि अगर हम वहां हैं तो हम ये समझ कर हैं कि अगर वो न्यूक्लियर आर्सेनल में कुछ भी इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद उसका नाम दुनिया से मिट जाएगा। ये सवाल भारत के एक जो रिटायर्ड सेनाध्यक्ष हैं उनसे पूछा गया था, जब उनसे बात की गई कि अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करता है, वो उनका फेयरवेल था, शायद जनरल रोड्रिक्स थे या मुझे एक बार चेक करना होगा, तो उन्होंने कहा था कि मुड़ के कि जेंटलमैन वो इसके बाद वो उसके भारत तो कुछ रह जाएगा, भारत उस हमले के बाद बहुत कुछ रह जाएगा, लेकिन दुनिया के मैप से पाकिस्तान का नाम वाइप आउट हो जाएगा। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर वो क्लियर कट के, हालांकि वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि देखिए आप हमारे यहाँ तो कहावत है कि 18 साल भी नली को आप नलकी में पूंछ रख दीजिए तो पूंछ तो सीधी नहीं होती है, तो वो उसी तरह से, क्योंकि वो एक माइंड सेट से बना हुआ देश है, वो ज्योग्राफी का देश नहीं है, ज्योग्राफी तो वो हिंदुस्तान की है, लेकिन उस पे जो लोग बैठे उनके माइंड सेट कुछ और है, और वो ये मानते हैं, क्योंकि आपको अगर आज का दिन इसीलिए भी है, विभीषिका भी याद आती है, इसीलिए इस सरकार ने एक बड़ा काम जो किया था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, कि 14 अगस्त को विभीषिका दिवस भी बताया था, ताकि आपको ये याद रहे कि हमारे साथ हुआ क्या था, और 15 अगस्त को हम बताते हैं कि हमने अब तक क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से, कि वो हमारे लिए कोई नारा नहीं था जो वार के टाइम पे गढ़ा जाता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, वो हमारे लिए आने वाले समय का रोड मैप है। हम अपने किसानों को, हम अपनी जमीन को अपने ही पानी से वंचित नहीं करेंगे, दुश्मन के खून, उसके अंदर खून बढ़े इसके लिए हमारा पानी वो इस्तेमाल करे, अब ये संभव नहीं होगा। आने वाले समय में मैं ये बात बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं ओंकार सर, कि अगले ही कुछ दिनों में हम ऐसे बड़े, वूलर लेक की सप्लाई तो होगी, जिससे डल लेक का, वूलर लेक का जो डल लेक तक चलाने का नौवहन प्लान है उस पर तो बात हो ही रही है, वो जो 80 में बंद कर दिए गए थे प्रोजेक्ट, इसके अलावा भी हम बहुत जल्दी देखेंगे बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। आज का जो बयान है, आज का जो भाषण है, 103 मिनट का जो भाषण है माफ कीजिएगा, वो भाषण मुझे लगता है कि आज कोई बहुत ही कम समय उन्होंने गुजारा। याद होगा आपको पुरानी सरकारों पर, या सरकार की जो योजनाएं हैं, अपनी अपनी योजनाएं जो हमेशा गिनवाई जाती हैं, आज वो उन पर नहीं थे, आज वो अपने देश की उस पूरी शक्ति को आह्वान कर रहे थे कि आप आइए, उठिए, अपनी जगह ग्रहण कीजिए, और उसके लिए पूरी योजना है। चूंकि जो टास्क फोर्स बनाई गई है
उसका जो टास्क फोर्स का है उस पर उन्होंने बहुत कम समय दिया। बस उन्होंने बताया कि हम हमारे प्रोजेक्ट वो, ये सब टास्क फोर्स इसीलिए बनाई गई है कि ये जो मैसेज आज दिए जा रहे हैं उनको किस तरह से रिकॉर्ड टाइम में पूरा करना है। तो ये एक मैसेज है पाकिस्तान को। मुझे लगता है कल वैसे जो कह दिया गया था या मिथुन चक्रवर्ती ने जो कह दिया, दोनों बातों में उसको समझा दिया गया है कि आप समझ नहीं रहे हैं। वो कहा कि जो उसके नेता बयानबाजी करके बयान बहादुर बनने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए तो था नहीं। आपने देखा किस तरह से उनको ऑपरेशन सिंदूर में उनकी जनता ने सवाल खड़े किए, भले ही हम उनको अब टीवी पर ना देख पा रहे हो, लेकिन उनकी जनता देखिए, जो पिटा होता है उसको अंदर से मालूम होता है, वो भले ही कुछ भी नाटक करके आ जाए, लेकिन उसको मालूम होता है चोट लगी है। तो मुझे लगता है कि कल सवाल दे दिया गया था कि जो आपके नेता बयानबाजी 48 घंटे में 3 बार हमको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। उस पर भी किसी दिन आपको रात में सोते सोते उनकी जबान गायब हो जाएगी, वो हवा में उड़ जाएंगे। तो ये भी एक मुझे लगता है मैसेज है। 5 अहम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम, और मुझे लगता है कि ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद या उसके दौरान 7 और 8 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से, जिनका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है, कि करीब 1000 के आसपास ड्रोन, मिसाइलें, जहाज, दूसरे चीजों से एक साथ अटैक किया गया था और उन सबको तिनकों की तरह हमने आकाश में, हवा में उड़ा करके रख दिया। लेकिन फिर भी पुंछ में और कुछ दूसरी जगहों पर, कुछ आवासीय ठिकानों पर, कुछ धर्म स्थलों पर अटैक हुए हैं, कैजुअलिटी हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम जो है वो 2035 तक हम पुख्ता करेंगे। इसमें अस्पताल से लेकर के जो आस्था के स्थल हैं उनके पास भी अपना एक डिफेंस सिस्टम हम क्रिएट कर देंगे कि अगर उधर से कोई हमला हो रहा है और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको भांप लिया है तो उसको हवा में ही वो खत्म कर देगा। ये एक बहुत बड़ी सोच उनकी तरफ से है और मुझे लगता है कि जिन जिन देशों से इस तरह के हमें खतरे हैं उनकी सरहदों के आसपास 100 किलोमीटर के अंदर, सरहद से 100 किलोमीटर के अंदर या 50 किलोमीटर के अंदर उन धर्म स्थलों को तो ये इस सिस्टम के तहत रख ही देंगे। देश के भीतर भी जो बड़े आस्था स्थल हैं, भगवान राम का मंदिर है, उज्जैन है, सोमनाथ है, कृष्ण नगरी है, ऐसे बहुत सारे, काशी नगरी है, या आपका केदारपुरी है, ऐसे बहुत सारे आस्था स्थल हैं। उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने एक मिशन मोड में काम करने के लिए आज संकल्प लिया है। दूसरे, उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की तरफ देश का ध्यान आकृष्ट किया है कि बहुत सारे इलाकों में बहुत तेजी से साजिशन, नेक्सस करके पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ भारत विरोधी ताकतें वो लगी हुई हैं डेमोग्राफी चेंज करने में। तो इसके लिए भी उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है और ये कहा है कि इस दिशा में हम बहुत तेज गति से काम करेंगे। अब ये कैसे होगा, जमीन पर इसको कैसे उतारेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। नंबर 3, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स, और इसमें 2047 तक विकसित भारत विजन के लिए टास्क फोर्स बनेगी और इसका गठन मौजूदा नियमों, कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को वैश्विक परिवेश के अनुरूप बनाने के लिए किया गया। चौथी बात उन्होंने महत्वपूर्ण ये कही है, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी इसका मकसद जो है समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है और इसे समुद्र मंथन की भी संज्ञा उन्होंने दी है। और सबसे अहम जो उन्होंने 5वां बिंदु, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, यानी ऊर्जा, उद्योग और रक्षा सेक्टर की जो जरूरतें हैं, 1200 खनिज क्षेत्रों की खोज की जा रही है और इससे भारत का जो डिफेंस है और जो इंडस्ट्री है उसमें हम आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री केवल भाषण देने के लिए लाल किले की प्राचीर पर नहीं आए थे, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रख दिया है देश के सामने और ये भी बता दिया है कि हम किस दिशा में बढ़ने जा रहे हैं।
अगर हम इन सारी चीजों को गौर करें तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने देश की शक्ति को आह्वान किया है, जो एक बड़ी चीज थी। मुझे याद आता है कि जब भगवान जो जामवंत हैं, भगवान हनुमान को याद दिलाते हैं, जो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं ये समुद्र लांघ पाऊंगा कि नहीं, तो वो उनको कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी ऐसा कौन सा कठिन काम है जो नहीं कर सकते हैं। आज जब वो ये सारा जो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट रखा है, ये वो उस पर काम कर चुके हैं। दरअसल ये पूरा काम चल रहा है जिस पर, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी इस देश का कोई भी पॉलिटिशियन आज तक ये कभी नहीं हुआ है कि वो किसने अपने डिफेंस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले या परीक्षण करने से पहले अनाउंस करे। तो प्रधानमंत्री मोदी तो इससे भी ज्यादा सीक्रेसी रखते हैं। जब आप ये पता नहीं लगा सकते 4-5 अगस्त की सुबह 9 बजे तक, जब आपको ये मालूम नहीं होता, इस देश के महान जो इनको ये पता रहता है कि आज मोदी सोए या नहीं, उनको 5 अगस्त 2019 को ये नहीं पता था कि इस देश में 370 हट रहा है। तो ये कैसे उनको पता चलेगा कि ये मोदी परीक्षण कर चुके। तो मुझे ये जो प्रोजेक्ट किया है उस पे बाकायदा लंबे समय से जो प्रधानमंत्री मोदी की एक चुप्पी दिख रही थी, आपको दिख रहा था कि वो बहुत कम दिख रहे हैं, वो इन सब पर काम कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि हम अपनी लड़ाई तो लड़ सकते हैं बाहर की, क्योंकि हमने ये एस्टेब्लिश किया है। दरअसल दीमक की तरह जो देश के अंदर है, चूंकि जो खूबसूरत लकड़ी बाहर से दिखती रहती है, और जब तक मालिक बाहर से आने वाला आदमी कोई नहीं जानता कि इसके अंदर ये जो चमक बरकरार है, इसके अंदर दीमक खा चुकी है। अगर आप उसके माहौल को नहीं समझते, प्रधानमंत्री मोदी का आज के भाषण में मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज लगी कि डेमोग्राफी को समझना। आप डेमोग्राफी के लिए हिंदुस्तान बंगाल में लड़ रहा है, वहां डेमोग्राफी चेंज हो गई है। हिंदुस्तान असम में लड़ रहा है, और ये फ्रंट चौकियां हैं, जहां आप हारते हैं तो सेंट्रल तक पहुंचती हैं चीजें। आपने आज जो डेमोग्राफिक मिशन की जो बताई है, वो बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत बड़ी सूचना है, और आदिवासियों को जोड़ के। दरअसल आपको याद होगा अभी एक छत्तीसगढ़ में एक जो क्रिश्चियन मिशनरीज को वो हुआ कि उन पे आरोप लगा, फिर बाद में आपने देखा बीजेपी को मजबूरी में उसके सांसद उसको अपनी, माफ कीजिएगा पूर्व मंत्री और अब तो हार गए थे वो, राजीव चंद्रशेखर माफ कीजिए, वो अपनी गाड़ी में बैठा के जेल से लाए, क्योंकि पूरे आदिवासी बेल्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज ने जिस तरह का धर्मांतरण क्रिएट किया है, और आप उनको ये देखिए, उनकी तैयारी ये हो गई उत्तर प्रदेश में, शायद ही अखबारों में कोई सा दिन जाता हो जिस दिन धर्मांतरण के लिए पकड़े जा रहे हो ना लोग हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने लिया है, और मुझे लगता है वो चैलेंज अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या करेंगे तो वो कर रहे हैं। आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा इतने बड़े एक्शन की 2 महीने में 5 बड़ी ड्राइव्स, पूरे 1.5 महीने में 5 बड़ी ड्राइव, 18,000 से ज्यादा उन्होंने परिवारों को, उनको जिन्होंने कब्जे कर लिए थे सरकारी जमीनों पे, उनको बेदखल किया है। और अब ये तक कहना कि हम उन जो बड़ी आबादी है जहां मुस्लिम, वहां अगर कुछ घर हिंदू आबादी है, सनातनी है, तो उनको वैधानिक तौर पर लाइसेंस दिया जाएगा हथियारों का। ये सब अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनको कोई न कोई गो अहेड मिला है, क्योंकि धुबड़ी से लेके करीमगंज, आपका बरपेटा और ये तमाम जिले वो है, जो कई सारे जिले हैं जिनमें डेमोग्राफी बदल गई सर, वहां चेंज हो गया, टीएफआर अलग हो गया है, वहां कोई मतलब नहीं बचा। तो उन सबको मुझे लगता है बहुत अच्छे से इसको एड्रेस किया है। ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है बहुत बड़ी सोच के साथ है। सुदर्शन चक्र और तमाम चीजें, तो ये है कि भारत ये तैयारी कर रहा है। आकाश के देखिए, आकाश नाग, ये जो पक्षपास्त्र जो हम लोगों के जब ये आए थे तो उस वक्त यही एक किया गया था। आकाश हमारी वही ताकत है जो S-400 और S-500 बहुत एडवांस थी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर और जबरदस्त तरीके से काम किया, चूंकि काम पहले से चल रहा था। आकाश हम बहुत पहले से कर रहे थे, इसका मतलब यह है कि पीएम इसको इस लेवल पर ले जा रहे हैं, तैयारी करने की जरूरत नहीं, ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये चीजें हो चुकी हैं।
कि अब हम सब जगह, क्योंकि आप ये सोचिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था, कल मैं सुन रहा था, वो यूपी विधानसभा में था, लेकिन उसको आप इससे जोड़ के देखिए कि जब राजा भैया सदन में कहते हैं कि आप ये हटा दीजिए अमरनाथ से जो हमारे 80-85 हजार अगर सुरक्षा कर्मी हटा देते हैं तो क्या हमारे श्रद्धालु इस तरह जाएंगे? ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के जहन में हैं और इसीलिए मुझे लगता है ये बड़ी तैयारी है। रेयर अर्थ मेटल, चूंकि चाइना का, अगर आपने ये खबरें बहुत सालों बाद हमने देखी, खासतौर से इस सरकार के आने के बाद, जब हमने देखा कि अब कोई भी 2-3 साल पहले तक आपने कोई भी फर्टिलाइजर को लेके किसानों को सड़कों पे नहीं देखा था, लेकिन चाइना ने जिस तरह से रोका, हमारे फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल को जिस तरह से सप्लाई रोकी, उससे हम लोगों के यहाँ इतनी दिक्कत हो गई, जो 17 लाख बैग थे वो 1 लाख पे चलाया। लेकिन इसके बावजूद आपने हमारे उस पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और उस सब पर वो रेयर अर्थ मेटल की, क्योंकि पूरी दुनिया में है सब जगह, लेकिन जो उसका एक्सट्रैक्शन होता है वो सिर्फ चाइना करता है, 85% पूरी दुनिया की सप्लाई। तो आज उस तरफ भी इशारा किया। अगर मैं ये कहूं, आज का पूरा भाषण एक समृद्ध भारत के लिए एक बहुत ही मेहनत के साथ और जिसके पास ग्राउंड की इंफॉर्मेशन और लेआउट है उसके साथ तैयार करके दिया गया है कि 2047 में भारत कैसा होगा। जी सर। अच्छा, एक बात उन्होंने और कही है, और ये भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही एक बहुत मैं कहूँगा कि दृढ़ संकल्प है, स्टेप नहीं है, स्टेप तो उठ चुका। स्टार्टअप का भी उन्होंने जिक्र किया है, बहुत सारे कंपनियों का भी, और जो उत्पाद कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें 2 मोर्चों पर काम करना है। एक तो पूरी दुनिया में गुणवत्ता को पसंद किया जाता है, दूसरी बात उन्होंने कही है कि दाम कम होने चाहिए, क्योंकि जब कोविड काल में भी हम लोग वैक्सीन भेज रहे थे, बहुत सारे देशों को तो हमने मुफ्त में वैक्सीन भेजी है, और जिनको हमने उन्होंने परचेज की और हमने बेची है, वो फाइजर से लेकर के और तमाम जितनी भी चीन की और अमेरिका की, दूसरे देशों की, उनके मुकाबले तो बहुत ही सस्ती। अच्छा, यहाँ पर एप्पल अपना जो मोबाइल और दूसरी चीजें बना रहा है, वो अमेरिका के मुकाबले तो मैं कहूँगा कि 1/4 लागत यहाँ पर आती है, और इसीलिए चीन जो है वो कामयाबी हासिल कर रहा था, क्योंकि वहाँ हमसे भी कम लागत आती है। तो उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता का ध्यान रखिए और दाम अपेक्षाकृत कम रखिए, यानी भारत की नज़र अब वैश्विक बाजार पर है, और हमें ये पता है कि पहले इन्होंने 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया, अभी और धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत तो इनकी धमकियों में नहीं आ रहा है, भारत तो बल्कि अपने वैकल्पिक बाजारों की अब तलाश में निकल चुका है, ऑलरेडी काम शुरू कर चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर बाहर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको मार्केट का ख्याल रखना होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण उन्होंने खुद दिया कि उन्होंने एक मन की बात में ऐसे ही खिलौने का उदाहरण दिया था, और आज पूरी दुनिया में भारत खिलौने भेजने भी लगा। भारत का इंपोर्ट तो लगभग 80 to 90% से ज्यादा कम हो गया। अब स्पेसिफिक कोई खिलौने होते हैं जैसे बारबी वारबी, या जिनके लिए कोई बहुत सारे लोग मंगाते हैं, वही है, वरना भारत अब इसमें आत्मनिर्भर है। दरअसल भारत की ताकत यही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग को, जो उन्होंने पूरे विश्व की, क्योंकि देखिए टैरिफ लगने का मतलब यह है कि हमारी वस्तुएं जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान या तमाम, हमारा सीधा उनके साथ, अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा उनके साथ मुकाबला है। तो हमको ये सब जो भी नए एक्सपेरिमेंट होंगे उनमें मिनिमम खर्चा रखना होगा, हमको मिनिमम वो करना होगा, क्योंकि चाइना का मॉडल ही है। तो हमको अगर मार्केट में जाना है कि अगर आप रोम में क्या करेंगे, जैसे रोमन्स करते हैं, तो मार्केट की एक चैलेंज उन्होंने बार बार दिया, उन्होंने तमाम उदाहरण दिए और युवाओं को उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार करने के लिए कहा कि आप मार्केट में जाओगे तो याद होगा आपको कि कहा जाता है, जब जियो वाला याद होगा फोन चल रहा था तो उस वक्त कहा गया कि जब धीरू भाई अंबानी के पास उनके बेटे ने कहा कि ये कितने का कॉल पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि ये 15 पैसे पर मिनट, या उसने कहा कि नहीं महंगा है। उसने कहा जब वो किसी आदमी के पास 15 पैसे का पोस्ट कार्ड है तो वो तुम्हारा क्यों लेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी चूंकि उस बिजनेस स्टेट से आते हैं जहां बिजनेस है,
तो वो व्यापारिक चीजों को बता रहे हैं और तैयारी यही है कि आप अपनी चीजें तैयार करें, मार्केट के मुताबिक तैयार करें, गुणवत्ता हो, ताकि और साथ में मार्केट का रेट भी हो। वो तभी हो पाएगा जब ये एक समन्वय या सिनर्जी सबके बीच में होगी। जी सर। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अंतर करने जा रहा है, जी और सर, मुझे कांग्रेस वालों की तो चीखें भी निकलनी शुरू हो गई हैं। मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, वो कह रहे थे कि चूंकि बिहार चुनाव आने वाला है इसलिए दिवाली पर तोहफे की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि जीएसटी 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब हम बहुत बड़े पैमाने पर उसमें संशोधन करने जा रहे हैं। जो 4 स्लैब बनी हुई है जीएसटी टैक्सेस की, और ये संकेत है कि ये केवल घट करके 2 रह जाएंगी। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को वस्तुओं की खरीद के समय राहत मिलने वाली है। ये तो अपने आप में, जो विपक्षी दल महंगाई महंगाई का रोना रोते हैं, और उनके टाइम में 10% से ज्यादा मुद्रास्फीति की दर हुआ करती थी, आज तो 2-2.5% पर आ गई है। तो एक तो ये झूठ है कि महंगाई है। दूसरी बात ये है कि अगर ये जीएसटी की स्लैब 2 घटा करके कर देंगे और बड़े पैमाने पर वस्तुओं की महंगाई को नीचे ले आएंगे, तो ये तो एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक होगा मोदी के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हम लोग अगर इसके उस पर देखते हैं, ये जो आज उन्होंने किया है, तो और वो हमें, धीरेन्द्र जी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 12 लाख तक इनकम टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर चुके हैं वो। दरअसल ये जो बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग जीएसटी भी हम लोगों के लिए 5-7 साल पुरानी एक व्यवस्था को हम लोग खड़ा कर रहे हैं, तो हम लोगों अभी तक उसमें जो एक अंतर दिखता था, कई सारे सवाल आपने देखा होगा उठते थे। जिंदा प्रशासन या जो सरकार जो आम आदमी की होती है उसको इसी तरह से समझा जाता है कि वो कमियों को देखती रहे। सांस लेने का मतलब क्या होता है? इंसान के सांस लेने का मतलब होता है कि वो अपने बाकी तमाम उसके ऑर्गन ठीक काम कर रहे या नहीं कर रहे। ये जो सबसे बड़ी बात इस सरकार की यही है कि नीचे की मैसेज को अभी तक ऊपर सुना जा रहा है। बीच की लेयर सुने ना सुने, ब्यूरोक्रेसी सुने ना सुने, लेकिन टीम मोदी उसको सुनती है। ये जो जीएसटी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे चीजें होती थी कि साहब ये खाना इतना महंगा है, ये इस तरह हो गया, इस पर जीएसटी इतनी होनी चाहिए। बहुत सारी लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पर बहुत जीएसटी को लेकर हल्ला हुआ, आपने देखा होगा एक के बाद। तो वो तमाम चीजें, और चूंकि देखिए राजनीति में है आपको लाल किले पर बोलना है, अगर आपको देश के अंदर चेंज करना है तो आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, और चुनाव जीतना पड़ेगा तो आपको ऐसे सपने देने होंगे जिनको पूरा किया जा सके, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस पर तय होता है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का ये जो मुद्दा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। अब कोई भी कहे भाई, वो तो कहेंगे, उनका काम है, उनको भी कहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी अगर नहीं होंगे तो कैसे होगा? मुझे लगता है जीएसटी इतना बड़ा चेंज लाने वाला है अगर आने वाले टाइम में, कि वो उन तमाम लोगों को, क्योंकि उनके पास दरअसल सर कोई विजन नहीं है। अभी एसआईआर था, एसआईआर पर कोर्ट से कुछ उनको मिल नहीं पाया, कोर्ट से धुल गए, और एसआईआर पूरे देश में लागू होगा तो प्रूनिंग हो जाएगी पूरे देश में। अगर इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू होता है तो आगे और फायदा है, क्योंकि आपके फर्जी वोटर जातीय आधार पर बनी हुई पार्टियों के लिए, देखिए जो इन सारी सिस्टम का सबसे ज्यादा घटिया इस्तेमाल होता है, ये मेरा अपना समझ कहती है कि वो इसलिए होता है क्योंकि जो जातीय आधार पर बनी हुई पार्टियां हैं वो सिस्टम की उन सुरंगों का इस्तेमाल करती हैं। अगर एसआईआर जैसी हो जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। दोनों मुद्दों को जोड़कर हम देखते हैं तो जीएसटी, प्रधानमंत्री मोदी ने चलते हुए आम आदमी को कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सुरक्षा पर या अमेरिका कोई चुनौती देने में लगे हुए, हमारे पास आप भी हैं, हमको अगले साल और उससे अगले साल और उससे अगले साल इसी लाल किले पे आना है। तो जीएसटी मैं उसको ऐसे ही मानता हूँ। जी सर। एक दर्शक ने सवाल किया था, राहुल गांधी लाल किला नहीं गए। अरे भाई, राहुल गांधी को याद किसने किया कि वो लाल किले पर नहीं गए? और राहुल गांधी की और कांग्रेस की मुझे लगता है कि अब जरूरत भी नहीं है, और उनको इतनी समझ भी नहीं है। वो मोदी का विरोध करें, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन जो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह होता है उससे भी अगर वो नदारद हो रहे हैं,
तो यकीन मानिए वो बहुत जल्दी लोगों के दिल से भी नदारद हो जाएंगे। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इतना समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत आभार, वो लाइव जुड़े। थैंक यू सो मच। नमस्कार।